नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहलाद निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया शहला। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। पूरा पावर पैक्ड शो होने वाला है 1 घंटे का, तो जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। लेकिन सबसे पहले निगाह होगी सुर्खियों पर। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से होगी सहयोग करने की अपील। एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। कल से शुरू होने वाले सत्र में विधायी और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में भी भाग लेने का आग्रह। राजधानी दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में 39 दलों ने पीएम के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने का लिया संकल्प। बैठक में प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, एनडीए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का है माध्यम। इंदौर में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रियों की बैठक का आज होगा शुभारंभ। बैठक में श्रम रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पर होगा मंथन। गोवा में G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की चौथी बैठक का भी आज होगा आगाज। बैठक का मकसद ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और न्याय संगत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक रोड मैप तैयार करना। उत्तर कोरिया ने आज सुबह पूर्वी सागर में फिर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। जापान ने दर्ज कराया अपना विरोध। 1 दिन पहले हुई है परमाणु सलाहकार समूह की बैठक। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय शटलर्स पर भी होंगी नजरें। पीवी सिंधु, किदाम्बी और प्रणय खेलेंगे अपने शुरुआती दौर के मुकाबले। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला आज से मैनचेस्टर में 2-1 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। वहीं इंग्लैंड की टीम सीरीज में बराबरी करने पर उतरेगी मैदान पर। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं कि सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की ओर से तमाम दलों को इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान सरकार जिस विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है उसके बारे में सभी दलों को एक औपचारिक जानकारी दी जाएगी। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि बैठक के दौरान राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ एक आम सहमति बनाई जा सके, ताकि सुचारू रूप से सदन चले और एक सहयोग मिले। इससे जो संसद है उसके समय की बचत होती है और वहीं विपक्षी दल भी अपने अपने मुद्दों के बारे में सरकार को बताएंगे जिन पर वो सदन में चर्चा करवाना चाहते हैं। और संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों और संसदीय कामकाज पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष को घेरने की रणनीति पर भी मंथन होगा। मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा, जो 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से संसद के विधायी और अन्य कार्यों में रचनात्मक योगदान देने का आग्रह किया था। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। तो दोनों ही मुद्दों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो पहली बात तो ये कि आज सर्वदलीय बैठक है, हालांकि औपचारिक तौर पर है, लेकिन साफ तौर पर इसका एजेंडा यही है कि कैसे सभी
के जो मत हैं या मनभेद हैं उनको आम राय में लेकर सदन की कार्रवाई को शुरू किया जाए। इस किस लिहाज से इस बैठक की शुरुआत होगी और कौन कौन से जो लीडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? चलिए शैलेंद्र से हेलो शैलेंद्र, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ शैलेंद्र, आप बोलिए। आप बताइए, आज की बैठक जो औपचारिक रूप से वैसे तो बैठक है, लेकिन क्या कुछ रहेगा आज की बैठक में और किन किन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है? किस प्रकार से सुचारू रूप से सदन को चलाया जाए, उस पर क्या कुछ बातचीत होने की उम्मीद है? तो सबसे अहम बात यहाँ पर यह है शैला कि जिस तरह से शायद शैलेंद्र जब हमसे कनेक्ट होंगे तो बात यही है कि सर्वदलीय बैठक हमेशा बुलाई जाती है कि हमेशा जो भी सत्र होते हैं, चाहे मॉनसून है या फिर विंटर सेशन होता है, और कोशिश ये होती है कि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जितनी पक्ष की है उतनी ही विपक्ष की भी होती है। लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन विपक्ष उस पर खरा उतरता हुआ नजर नहीं आता है आंचल। और अक्सर देखा जाता है कि पहले जो बैठक होती है उसमें तो लगता है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन बाद में जो विपक्ष होता है उसका नजरिया और उसकी सोच जो है वो साफ नजर आती है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज जो बैठक होने जा रही है, औपचारिक रूप से ये बैठक बुलाई गई है और हमेशा ही सत्र की शुरुआत से पहले इस प्रकार की बैठक होती है जिसमें सदन को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए इस पर बात होती है। क्या कुछ रहेगा आज की बैठक में? कौन कौन शामिल हो रहे हैं? क्या कुछ एजेंडा रहेगा? आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सरकार की तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो इस बैठक को बुलाते हैं जिसमें सत्ता पक्ष से प्रमुख नेता और विपक्षी दलों से तमाम दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो शामिल होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में होते हैं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वो इस बैठक में होंगे। इसके साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस से और तमाम समाजवादी पार्टी से और तमाम विपक्षी दलों से जो सदन के नेता हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो इस बैठक में मौजूद होते हैं। सरकार की तरफ से एक विधायी एजेंडा बताया जाता है कि कितने विधेयकों के साथ सत्र के दौरान सरकार आगे बढ़ना चाहती है, और हमने जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें हम देख रहे हैं कि सरकार चाहेगी कि बहुत तेजी से विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। और हमने देखा कि पिछली जो कैबिनेट हुई थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक को हरी झंडी दे दी गई, जिसे इसी संसद सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। जो सबसे ज्यादा चर्चा थी इस बात को लेकर कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर क्या इसी सत्र में कोई पहल हो सकती है, लेकिन जिस तरह से विधि आयोग ने जो सुझाव मांगे थे उसके लिए जो समय सीमा है वो बढ़ा दी है 15 जुलाई के बाद, तो अब उस पर ऐसा लगता नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि मौजूदा जो आगामी सत्र आने वाला है कल से मानसून सत्र, उसमें समान नागरिक संहिता के विधेयक के आने की अब संभावना नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि बहुत अहम विधायी कामकाज जिसमें हमने देखा है कि पिछले 2 कैबिनेट की बैठक में ये कहा गया है कि अहम विधेयक पारित हुए हैं, अहम विधेयक मंजूरी मिली है, जिसको संसद के इसी सत्र में जो आगामी सत्र शुरू हो रहा है कल से उसमें पेश किया जाएगा। और पहले ही हफ्ते में हम देखेंगे कि सरकार के एजेंडे से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाला है, जिसकी बहुत चर्चा भी है। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की बैठक बुलाई जाती है तब हम देखते हैं कि विपक्षी दल ये कहते हैं कि वो किन किन मुद्दों पर सदन के दौरान चर्चा चाहते हैं, नियम 193 के तहत, या फिर जो मुद्दे उठाना चाहते हैं। हम जो विपक्षी दलों से जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, उसमें महंगाई पर और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दों पर सदन में विपक्षी दल चर्चा चाहेंगे, और आज की बैठक में उसकी औपचारिक जानकारी देंगे कि वो किन किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। सरकार की तरफ से अपील की जाएगी कि सभी दल सहयोग करें सदन को सुचारू रूप से चलाने में। तो हम देखते हैं कि जब भी संसद के नए सत्र की शुरुआत होती है तब उससे ठीक एक दिन पहले सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्रालय तमाम फ्लोर लीडर्स को अलग अलग दलों को आमंत्रित करता है सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श के लिए।
और जिस तरह से शैलेंद्र, आज एनडीए के फ्लोर लीडर्स की भी बैठक है जिसमें विपक्ष को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी, उस बाबत क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री को हमने बहुत मुखर रूप से कल देखा जब वो विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर तंज कस रहे थे। ये देखिए, कल हम जानते हैं कि एनडीए की एक जो बैठक हुई थी उसमें नए सहयोगी जो एनडीए से जुड़े वो शामिल हुए, और तकरीबन ऐसी बैठक 4 साल बाद हुई थी जिसकी बड़ी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में कहा भी कि एनडीए का गठन हुआ था देश में स्थिरता लाने के लिए, और मजबूती का गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन नहीं है। फ्लोर लीडर्स की जो बैठक होगी संसद के सत्र से पहले, इसमें साझा रणनीति क्या रहेगी लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के नेताओं की, उस पर चर्चा होगी, और कैसे विपक्षी जो दल है उनकी जो रणनीति है उसका जवाब देना है। तो हम देखते हैं कि एनडीए की एक साझा रणनीति हो विभिन्न मुद्दों पर जो संसद में उठते हैं, उसमें एक जैसी राय हो, और वो आपस में विचार विमर्श करके संसद सत्र में लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें अपने जो मुद्दे उठे हैं मुद्दे उस पर अपनी राय रखें। इसके लिए इस तरह की बैठक बुलाई जाती है, और निश्चित तौर पर यह बैठक इसलिए थोड़ी सी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमने देखा है कि कल की बैठक में जो एनडीए की हुई थी उसमें 39 दल शामिल हुए थे। तो एनडीए का जो कुनबा वो लगातार बढ़ा है। तो ऐसे में एक बढ़ी हुई स्ट्रेंथ के साथ हम कह सकते हैं कि या एक मनोवैज्ञानिक मजबूती के साथ एनडीए एक तरह से बैठक करेगा जिसमें संसद की रणनीति पर चर्चा होगी कि साझी रणनीति पर आगे बढ़ना। बिल्कुल, और शैलेंद्र, विपक्ष की भी कोशिश होगी। विपक्ष देखिए हर बार हम देखते हैं कि पहले बैठक में तो इस प्रकार लगता है कि जो है सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन बाद में वो सिर्फ सरकार को घेरने में लग जाते हैं और हर मुद्दे पर बवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मुद्दे इस बार सत्र में प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं? ये देखिए, हमने देखा है कि तमाम विपक्षी दल जो अलग अलग राज्यों में प्रभाव रखते हैं वो अपने राज्यों से जुड़ा मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए समय मांगते हैं, और कुछ साझे मुद्दे भी होते हैं। पिछले बार सत्र में हमने देखा था कि एक टकराव देखने को मिला था सत्ता और विपक्ष के बीच, और बहुत लंबे समय तक चला था जिसकी वजह से संसद नहीं चल पाई थी। हम इस बार देखेंगे कि किन किन मुद्दों पर बहुत विपक्षी दल अपनी एक तरह से सदन में उठाने की बात करते हैं। पिछली बार समिति बनाने की मांग को लेकर बहुत टकराव देखने को मिला था। इस बार महंगाई एक मुद्दा है जो हो सकता है कि विपक्षी दल उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करें। सरकार अपने तौर पर उसका जवाब दे सकती है, तर्क रख सकती है। इस मुद्दे पर एक साझा रणनीति बनाने की कोशिश हुई है, और हमने देखा कि बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी तमाम विपक्षी दलों के, जिसमें एक नया नाम दिया गया जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, तो वो एक तरह से देखें कि विपक्षी दल भी ये कोशिश करेंगे कि साझे रणनीति के साथ सभी दलों को जो मुद्दे एक तरह से जिस पर वो सहमत हो उसे उठाया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उस पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष ने राज्य सरकार को, ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वो मुद्दा भी हम देख सकते हैं कि सदन के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से उठ सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो या आरजेडी हो या तमाम अन्य दल जो हैं कांग्रेस सहित, वो महंगाई सहित जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। शैलेंद्र, इसमें एक चीज ये भी देखने वाली होगी, जिस तरह से हम तमाम उन नेताओं की जो अलग अलग दल के हैं जो एनडीए के साथ खड़े हैं उनकी बाइट सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर 2024 में प्रधानमंत्री की अगुवाई में लड़ने का जो है एक तरीके से सर्वसम्मति से अपना ऐलान किया है। ये जो शक्ति है ये सदन में किस तरह से विपक्ष के आगे खड़े होकर अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए हम मान सकते हैं ताकत देगी पक्ष को? ये देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर आप देखें तो एनडीए ये संदेश देने में सफल रहा है कि उसका विस्तार हो रहा है भौगोलिक स्तर पर भी और संख्या बल के स्तर पर भी। कल 39 दल बैठक में शामिल हुए, जबकि विपक्षी दलों की अगर संख्या देखें जो 24 की लड़ाई के लिए कुल 26 हैं, और इस पर तंज भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कसा गया कि किस तरह से वो दल इकट्ठा हुए हैं जो परिवारवादी हैं, जो परिवार
को बचाने के लिए हुए हैं, जो अपने ऊपर लगे करप्शन के आरोपों को बचाने के लिए हुए हैं। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो एनडीए एक बढ़त के साथ इस सत्र में, इस सत्र की शुरुआत जब होगी तो निश्चित तौर पर एनडीए नेताओं के जहन में ये होगा कि उनका कुनबा बढ़ा है, जी। नए सहयोगी जुड़े हैं, पुराने सहयोगी वापस आए हैं। तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक माहौल में एनडीए के नेता तमाम अहम रणनीति के साथ संसद के सत्र में साझी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल से पहले जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब जी, करारा शैलेंद्र। हमला किया था विपक्षी दलों पर। तो निश्चित तौर पर वो एक रणनीति दिखाई दे सकती है। वो तो सत्ता आरोप पक्ष की प्रत्यारोप का रणनीति। दौर चलता ही रहता है शैलेंद्र, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का मानना है कि तमाम जो दल शामिल हुए हैं एनडीए में उन पर ईडी के चार्जेस है। खैर, ये तो राजनीति है, चलता रहेगा, लेकिन आपसे आगे भी हम इस दोनों ही मामलों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं। या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होंगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की दिल्ली में हुई बैठक के बाद कहा कि इसका गठन किसी का विरोध करने के लिए नहीं बल्कि देश को स्थिर बनाने के लिए हुआ है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कल 39 दलों वाली एनडीए की बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग, दलितों और वंचितों सहित समाज के सभी वर्गों को एनडीए पर पूरा भरोसा है और तीसरी बार भी देश में एनडीए की ही सरकार बनेगी। पीएम ने एनडीए के 3 अक्षरों का मतलब बताया और कहा कि ये गठबंधन न्यू इंडिया, डेवलप्ड नेशन, एस्पिरेशन ऑफ पीपल के लिए है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब राष्ट्र एक विकसित और आत्मनिर्भर देश बनने के अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि एनडीए का गठन किसी पार्टी के विरोध में नहीं हुआ था बल्कि देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि जब किसी देश में स्थिर सरकार होती है तो देश एक साहसिक निर्णय ले पाता है जो देश की दिशा बदल देता है। पीएम ने कहा कि हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी होता है तो गठबंधन देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद
और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि एनडीए जब विपक्ष में था तब उसने सकारात्मक राजनीति की थी। जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और लोकसभा चुनाव से पहले 39 दलों वाली एनडीए की ताकत दिखाते हुए जो बैठक हुई उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक में एनडीए का प्रस्ताव रखा। एआईएडीएमके के पलानीस्वामी और असम गण परिषद के अतुल बोरा ने प्रस्ताव का समर्थन किया। सभी घटक दलों ने संकल्प लिया कि एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगा। इस बैठक में शिंदे ग्रुप की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, यूपी से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे नेताओं की पार्टी, बिहार से जीतन राम मांझी, एआईएडीएमके, असम गण परिषद और एलजेपी के दोनों गुट जैसे तमाम एनडीए के 39 घटक दल शामिल थे। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई और सभी दलों में कॉन्फिडेंस था। जो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में जो देश के लिए, देश के प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए जो काम किया है और देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना या और ऊंचाई पे ले जाना, कई योजनाएं शुरू करना, कई लाखों करोड़ों सभी वर्ग के लोगों के लिए निर्णय लेना, ये सभी पर चर्चा भी हुई और सभी लोगों ने एक साथ होकर एक प्रस्ताव भी रखा मोदी जी के नेतृत्व के समर्थन में। और पूरे सभी लोगों ने एक विश्वास दिलाया कि जो 9 साल में जो काम हुआ है, पिछले 50-60 सालों में जितनी डेवलपमेंट नहीं हुई उतने 9 सालों में हुई है। और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2024 में फिर से देश की बागडोर संभालेंगे। इस बात में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल को, ना ही देश की जनता को, कि आने वाले समय में पुनः 2024 के परिणामों के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर उस टारगेट को, उन परिणामों को हम लोग और कितना ज़्यादा बढ़ा सकें, उसके लिए तमाम घटक दल आज एक साथ होकर, एकजुट होकर, नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद कहते हैं कि जितने भी घटक दल हैं उनकी एक ही आवाज है, मोदी सरकार, एनडीए सरकार। जितने भी नेता आए थे, जितने भी हमारे घटक दल हैं, इन घटक दलों की एक ही आवाज, मोदी सरकार, एनडीए सरकार। क्योंकि पिछली सरकारों ने सभी जाति, सभी धर्म के साथ धोखा किया। बीजेपी से हाथ मिलाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। आज से हम लोग एनडीए में शामिल हुए और एनडीए की बैठक में सब लोगों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि आगामी 2024 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के करेंगे। और वहीं बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी
प्रधानमंत्री के कार्यकाल की प्रशंसा कर रहे हैं। उनका मानना है कि 2024 में तीसरी बार लोगों ने प्रधानमंत्री को अगुवाई देश की देने का मन बना लिया है। सब लोगों ने एक मत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल की सराहना की और इनके बढ़ते लोकप्रियता के प्रति सब लोगों ने खुशी जाहिर की। आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि संसार में जिस प्रकार से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है उससे भारत के बच्चा बच्चा सब गौरवान्वित है और आज मोदी जी को पुनः 2024 में तीसरा बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग मन बना लिया है। और अब बात करेंगे भारत की अध्यक्षता में जारी G20 बैठकों की। तो इंदौर में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होनी है। बैठक में G20 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक में श्रम रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पर मंथन होना है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक बार फिर तैयार है G20 और आमंत्रित देशों से आ रहे मेहमानों के स्वागत के लिए। इंदौर में 19 और 20 जुलाई को G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक होने जा रही है। इतना ही नहीं, इस बैठक के तुरंत बाद 21 जुलाई को G20 देशों के रोजगार और श्रम मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक में उन्हीं 3 मुद्दों पर चर्चा होगी जिस पर गुवाहाटी, जोधपुर और जिनेवा की बैठकों में गंभीर मंथन हो चुका है। हमने 3 ऐसे थीम लिए हैं जो कि आज पूरे विश्व में बहुत प्रचलित हैं और सारे देश उनसे जूझ रहे हैं। पहली इशू जो हमने ली है वो है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। दूसरा विषय जो हमने लिया है वो है स्किल गैप का एनालिसिस और उसकी मैपिंग। तीसरा इशू है कैसे हम सोशल सिक्योरिटी को सस्टेनेबल करें। 19 और 20 जुलाई को रोजगार कार्य समूह की बैठक में G20 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 प्रतिनिधि भाग लेंगे। वहीं अगर बात 21 जुलाई को होने वाली श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक की करें तो इसमें G20 देशों और आमंत्रित देशों के 25 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 दिन तक इंदौर में विदेशी मेहमानों को मालवा की संस्कृति और खानपान से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। इंदौर की विश्व प्रसिद्ध 56 दुकानें बेसब्री से विदेशी मेहमानों की आगवानी के लिए तैयार हैं। भारत की संस्कृति और मालवा की संस्कृति और मध्य प्रदेश की संस्कृति को हम दिखा पाए और लोगों का सानिध्य, जिस प्रकार से जन भागीदारी हुई है, सब लोग उमड़ के आए हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उससे ही जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं वो पता लग जाता है कि कितने प्रेम से सब लोग स्वागत कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम मांडू लेके जाएंगे एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के डेलीगेट्स को। जो मिनिस्टर्स आएंगे उनको 56 दुकान लेके जाएंगे। उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया है राज्य सरकार ने। इससे पहले इंदौर पहुंचे प्रतिनिधियों का स्वागत मालवी अंदाज में हुआ। बैठक स्थल पर मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद, महेश्वर की साड़ियों समेत मोटे अनाज से बने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। 3 प्रमुख विषय हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी और खासकर मालवा की संस्कृति और यहाँ के खान-पान से भी तमाम डेलीगेट्स को रूबरू कराया जाएगा। कैमरामैन भरत कुशवाहा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, इंदौर। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की 2 दिवसीय चौथी बैठक आज से गोवा में शुरू होगी। बैठक का मकसद ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और न्याय संगत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक रोड मैप तैयार करना है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के बाद गोवा में ही 22 जुलाई को G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह करेंगे। G20 ऊर्जा
परिवर्तन मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के अलावा 3 दिवसीय 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक भी आज से गोवा में ही शुरू होगी। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां अब यमुना नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान को पार कर गया। यमुना का जलस्तर आज सुबह 205.25 मीटर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बारिश की संभावना जताई है, जिसमें कंजावला, मुंडका, पश्चिम विहार के आसपास ये पहुंचा रहे। आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें कि खतरे के निशान से नीचे है यमुना। सुबह 7 बजे का अपडेट है 205 के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आईटीओ बैराज का गेट खोलने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। सरकार ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में सुधार होने के बाद सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया। हालांकि अभी भी राजघाट के पास जो जलभराव की स्थिति है वो बनी हुई है। और राजधानी दिल्ली में यमुना की बाढ़ से प्रभावित हजारों लोग राहत जो शिविर है उसमें रहने के लिए मजबूर हैं और 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीतने के बाद भी बाढ़ प्रभावित लोग अपने अपने घर नहीं जा पाए। ऐसे में इस समय राहत शिविरों के हालात क्या हैं, जानेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत से। पराक्रम भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ नई दिल्ली में स्थित मेट डिपार्टमेंट ऑफिस से हमारे साथ भावना नैयर भी जुड़ी हुई हैं। पराक्रम, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज सुबह भी जब मैं भी आईटीओ के रास्ते से आ रही थी तो मैंने वहाँ पर वो राहत शिविर देखे जहाँ लोग अभी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से रख रखाव होना चाहिए वो मुझे पहले दृष्टव्य में नजर नहीं आया। क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि जिस तरह से राहत शिविर बनाए हैं दिल्ली सरकार ने, जिसका वो दावा कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए आंचल, सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट ये है कि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो गीता कॉलोनी का इलाका है और लगभग 46 टेंट यहां पर लगाए गए हैं और 46 टेंट्स में तकरीबन 500 से ज़्यादा जो बाढ़ पीड़ित हैं वो यहां पर रहने को मजबूर हैं। आप अंदाज़ा लगाइए आंचल कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, बावजूद इसके इनको इनके घरों में अब तक नहीं बसाया जा सका है। ये जो समय है इस वक्त का, ये 8:30 बजे का समय है। अमूमन जो एक अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर जो एक मूलभूत सुविधाओं से युक्त परिवार होते हैं उनके लिए नाश्ते का समय होता है, लेकिन ये जो समय है इनके लिए वो भोजन का समय है। यहाँ पर जो चूल्हा है वो गर्म है और उस गर्म चूल्हे पर पेट की आग को बुझाने के लिए रोटी बनाई जा रही है सड़क पर बैठकर ही। देखिए छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ अपनी माँ की मदद कर रही है, ये सूरत हाल है। और दरअसल मैं कहूँ कि एक तरीके से ये लाचारी है प्रशासन की, दिल्ली सरकार की, क्योंकि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो लोग हैं जिन्होंने इन लोगों की सुध नहीं ली। दरअसल ये वो तबका है जिनकी याद सरकारों को सिर्फ चुनाव में वोटिंग के समय याद आती है और सिर्फ अपने मतलब के लिए इनका जैसे उपयोग किया जाए वैसे उपयोग किया जाता है। और ऐसे में अब 8 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, बावजूद इसके ये अपने घरों पर नहीं जा पा रहे हैं। एक ताज़ा अपडेट ये भी है आंचल कि जो यमुना का जलस्तर है वो सुबह 8 बजे सुबह 7 बजे खतरे के निशान से नीचे जा चुका था, जो कि दर्ज किया गया था 205.25। लेकिन अभी जो इस वक्त जानकारी मिल रही है उस हिसाब से एक बार फिर से यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है और जो ताज़ा अपडेट है उस हिसाब से 205.35 मीटर पर यमुना का पानी बह रहा है, जो कि खतरे के निशान से एक बार फिर से ऊपर जा चुका है। और बिल्कुल अभी आपने यदि फिर से यदि स्थिति बनती है पहाड़ी इलाकों में बारिश की तो फिर यहाँ पर स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। बिल्कुल जिस प्रकार की अपडेट पराक्रम ने कहा था कि खतरे के निशान से नीचे है 7 बजे, लेकिन देखिए कितनी जल्दी पल पल में ये जो मौसमी हालात है वो बदल गए। और अब बात कर रहे थे भावना से क्यों। बिल्कुल और जिस तरह से शेल्टर होम्स का पराक्रम ने हाल दिखाया वो कहीं ना कहीं इस बात को जो है उजागर करता है कि दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन वो जमीन पर हकीकत में उतरते हुए नजर नहीं आते हैं। भावना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, सबसे पहले तो आपसे मौसम का हाल जानना चाहेंगे, आज क्या कुछ स्थिति रहने वाली है देश भर में?
सुप्रभात शहला और आंचल। आपको बता दें कि देश भर में जिस तरीके से कई राज्यों में पिछले 1-1.5 महीने से मूसलाधार बारिश चल रही है, उससे कई जगहों पे तबाही का मंजर हमारे सामने आया है। पहाड़ों में भूस्खलन हो या फिर मैदानी इलाकों में बाढ़ हो, कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिससे दिख रहा है कि कितने हालात बिगड़े हुए हैं। IMD की माने तो उन्होंने नवीनतम मौसम के लिहाज से नए पूर्वानुमान जो हैं वो जारी किए हैं, जिसके मुताबिक गोवा, कोंकण क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने के अनुमान हैं। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR के इलाके में हमने देखा कि कल बादल जो थे वो छाए रहे थे और कई जगहों पे हल्की बारिश भी देखी गई थी। अगले 4 दिनों में भी दिल्ली में बादल छाने की आशंका है और बारिश हो सकती है। वहीं अगर मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी शनिवार तक बारिश होने के अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में भी अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने के अनुमान हैं। उसके अलावा अगर पूर्वी भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में भी भारी से अत्यधिक भारी बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र की बात करें शहला तो मराठवाड़ा को छोड़ दें, इसके अलावा हर एक जिले में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा भारत के और कई इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है, जिसमें उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश रहेगी। उसके अलावा मध्य प्रदेश में बारिश रहेगी। हिमाचल प्रदेश में शनिवार तक भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। शैला। बिल्कुल, तो अभी हालात जल्दी ठीक नहीं होने वाले हैं और अभी लोगों को और ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्यों आंचल? बिल्कुल। और पराक्रम, आप इस जहाँ पर आप राहत शिविर में मौजूद हैं, आप उस पर नज़र बनाए रखिएगा। साथ ही भावना, महावीर भी आपसे मौसम के बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं नया सवेरा में। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DT न्यूज़। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और बात करते हैं असम में परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम आज गुवाहाटी पहुंचेगी। ये टीम असम राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेगी। टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, 2 चुनाव आयुक्त और 11 अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। टीम असम के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्तावों के मसौदे पर हितधारकों के साथ सार्वजनिक सुनवाई करेगी। निर्वाचन आयोग का दल मसौदा प्रस्ताव से संबंधित सुझावों और शिकायतों पर बातचीत के लिए राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। ये दल विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों में प्रस्तावित बदलावों पर हितधारकों के साथ जिलेवार परामर्श भी करेगा। आयोग ने इस साल 20 जून को असम के संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मसौदे प्रस्तावों को प्रकाशित किया, जिसमें संसदीय और विधानसभा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मसौदा प्रस्ताव में आयोग ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और आरक्षित सीटों की संख्या को बदलने के अलावा मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया है। आयोग को मसौदा प्रस्ताव पर 500 से अधिक ज्ञापन प्राप्त हुए। इस बीच असम के विपक्षी नेताओं ने आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा प्रस्ताव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और आइए अब जानते हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने अनंतनाग में 2 बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की है। इसमें दोनों मजदूर घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने तलाशी अभियान के लिए इलाके की घेराबंदी की है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि चुनेटी फ्लाईओवर पर एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान पीछे से ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। कार डिवाइडर से जा टकराई, उसमें तुरंत आग लग गई। भीषण आग लगने से कार सवार चारों लोग जिंदा जल गए। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में छत गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बुलंदशहर के मवई गांव में हुई है, जहां पर छत गिरने से एक परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू समेत 9 जिलों में भूस्खलन फ्लैश फ्लड, बादल फटने का अलर्ट जारी किया है। और अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। खबर उत्तर कोरिया से, जिसने आज तड़के पूर्व की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों मिसाइलें जापानी क्षेत्र के बाहर गिरी हैं। हमादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पहली मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची और 550 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जबकि दूसरी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची और 600 किलोमीटर तक इसने उड़ान भरी। जापान के राजनयिक चैनल्स के माध्यम से मिसाइल प्रक्षेपण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया गया। आज का प्रक्षेपण अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया में 40 वर्षों बाद पहली बार परमाणु पनडुब्बी तैनाती के एक दिन के बाद हुआ। 1980 के बाद अमेरिका ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी पनडुब्बी भेजी है। और पाकिस्तान के पेशावर में कल सुरक्षा बल के एक काफिले को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। हमले की जिम्मेदारी एक नवगठित आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने ली है। रूस के काला सागर अनाज समझौते से पीछे हटने के बाद संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन के अनाज के निर्यात में मदद करने पर विचार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यूक्रेन के अनाज के निर्यात को लेकर कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेनी अनाज, रूसी फर्टिलाइजर्स को वैश्विक बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए सभी संभावित रास्ते तलाशना जारी रखने को सुनिश्चित करेगा। रूस के फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण से बिगड़े वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए पिछले साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा काला सागर समझौता किया गया। यूक्रेन और रूस दुनिया के शीर्ष अनाज निर्यातकों में से हैं। और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि काला सागर अनाज समझौते के विकल्प के रूप में हर संभावित विकल्प पर चर्चा हो रही है। कुलेबा ने कहा कि काला सागर अनाज समझौते को फिर से शुरू करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए या मौजूदा ढांचे को जारी रखा जाएगा या फिर इस दिशा में एक नया मॉडल पर काम करना शुरू होगा। सोमवार को रूस के काला सागर अनाज समझौते से हटने के बाद यूक्रेन अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बार औपचारिक रूप से चर्चा हुई है। इस दौरान चीन ने कहा कि टेक्नोलॉजी को दौड़ता हुआ घोड़ा नहीं बनना चाहिए। वहीं अमेरिका ने लोगों को इसके इस्तेमाल को लेकर भी चेताया। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि एआई मानव जीवन के हर पहलू को मौलिक रूप से बदल देगा। उन्होंने कहा कि परिवर्तनकारी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके वैश्विक शासन को आकार देने की तत्काल जरूरत है, क्योंकि एआई कोई सीमा नहीं जानता। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि प्रौद्योगिकी ईंधन विघटनकारी है और हथियारों की तलाश में राज्य और गैर राज्य दोनों की मदद कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने माना कि एआई के सैन्य और गैर सैन्य दोनों जो अनुप्रयोग हैं उनसे वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बेहतर गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में उप अमेरिकी राजदूत जेफरी डेलाउरेंटिस ने कहा कि शांति और सुरक्षा को कमजोर करने वाले मानवाधिकार जोखिमों से निपटने के लिए देशों को एआई और अन्य उभरती टेक्नोलॉजीज पर एक साथ काम करने की जरूरत है।
उन्होंने परिषद से कहा कि किसी भी सदस्य देश को लोगों को सेंसर करने, प्रतिबंधित करने, दबाने या अशक्त करने के लिए एआई का उपयोग नहीं करना चाहिए। चीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत झांग जून ने एआई को दो-धारी तलवार बताया और कहा कि बीजिंग एआई के लिए इन मार्गदर्शक सिद्धांतों की स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वय भूमिका का समर्थन करता है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। कल प्रदर्शनकारी तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज और सैन्य मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए और राजमार्ग अवरुद्ध कर दिए। कानून पर अगले सप्ताह होने वाले मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री के सहयोगियों द्वारा संसदीय समिति के माध्यम से विवादास्पद कानून को आगे बढ़ाने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों में शामिल अधिकांश सैन्य रिजर्व ने मानव श्रृंखला बनाई और मध्य तेल अवीव में इजराइल के सैन्य मुख्यालय केया के प्रवेश द्वारों में से एक को अवरुद्ध कर दिया। इजराइल मेडिकल एसोसिएशन ने भी आज कानून के विरोध में 2 घंटे की हड़ताल करने की घोषणा की। अमेरिका के फिनिक्स राज्य में एरिजोना शहर में गर्मी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। एरिजोना में कल शहर का तापमान लगातार 19वें दिन 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। इसके पहले वर्ष 1974 में लगातार 18 दिनों तक पारे के 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने का रिकॉर्ड था। एरिजोना में बढ़ते तापमान से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इन दिनों दक्षिणी और पूर्वी यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप तेज होने के खतरे के बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मौतों के बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी दी है। और अब जल्दी जल्दी नजर डालते हैं कारोबार की खबरों पर। विश्व बैंक के अध्यक्ष जवंगा ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच ये दीर्घकाल की तुलना में अब भारत और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में वो ज्यादा आशान्वित हैं। भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में उनका मानना है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा की गई ऐसी वो पहल है जिसकी वो प्रशंसक हैं और ये विश्व के लिए गर्व की बात है। सेबी गैर कानूनी तरीके से निवेशकों से जुटाई गई राशि की वसूली के लिए 21 अगस्त को सन हेवन एग्रो इंडिया और रवि किरण रियलिटी इंडिया समेत 7 कंपनियों की 15 संपत्तियों की नीलामी करेगा। शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़त बरकरार नजर आ रही है। सेंसेक्स की अगर कल की बात करें तो 205 अंकों की बढ़त के साथ 66,795 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 37 अंकों की बढ़त देखी गई और वो 19,749 पर बंद हुआ। खास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें लगातार खरीदारी देखी जा रही है। देश में मौजूद कुल कोयला भंडार 16 जुलाई को 34% बढ़कर 10.3 करोड़ टन हो गया। वहीं ताप विद्युत संयंत्रों के पास 3.34 करोड़ टन कोयले का भंडार था। भारतीय सराफा बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। सोना 60 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा होकर 59,270 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा। वहीं चांदी 47 रुपये प्रति किलो की दर से उछलकर 75,113 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। और आइए अब खबरें देखेंगे खेल जगत की। भारत और बांग्लादेश की महिला टीमें आज 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगी। सीरीज के पहले मैच में भारतीय महिला टीम को बांग्लादेश के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। आज होने वाले मैच में भारतीय टीम वापसी करते हुए सीरीज को बराबरी पर लाना चाहेगी। वहीं बांग्लादेश की कोशिश आज के मैच को जीतकर सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने पर होगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला आज से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-1 की बढ़त बनाए हुए है।
शुरुआती 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई थी, जबकि तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए 3 विकेट से मैच अपने नाम किया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम आज से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, तो वहीं मेजबान टीम की नजरें इस मैच को जीतकर सीरीज बराबरी पर लाने की होंगी। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में आज भारतीय स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत, अच्युत प्रणॉय और मिथुन मंजुनाथ अपने अपने मैच खेलने वाले हैं। वहीं महिला एकल वर्ग के पहले दौर में पीवी सिंधु का सामना चीन ताइपे की पाई यू पो से होना है। महिला एकल में मालविका बंसोड़ और आकर्षी कश्यप पहले दौर की बाधा पार करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिला तीरंदाज सरिता ने कंपाउंड ओपन इवेंट में पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ सरिता ने 697 अंकों के साथ शीर्ष पर रहते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया है। वहीं टीम डबल्स इवेंट में सरिता और शीतल देवी की जोड़ी ने 1386 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहते हुए एक नया क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जबकि प्रतियोगिता के कंपाउंड ओपन मिक्स टीम इवेंट में सरिता और राकेश ने 1398 का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय पैरा एथलीटों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 10 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में भाला फेंक पैरा एथलीट सुमित अंतिल, अजीत सिंह और शॉट पुटर सचिन का नाम शामिल है। भारत के स्टार खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सात्विक साईराज ने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश के साथ बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने करीब 10 साल पहले मलेशिया के टेन बून हियोंग द्वारा बनाए गए 493 किलोमीटर प्रति घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो एक बहुत अच्छे अभिनेता, निर्देशक और सबसे अच्छे पिता हैं। आलिया ने ये बात अपनी आगामी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने वे कमलिया के लॉन्च के दौरान कही। अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने वे कमलिया के लॉन्च पर मुख्य जोड़ी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने निर्देशक करण जौहर के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। लॉन्च के दौरान दोनों से करण के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया। डायरेक्टर अजय भूपति, जो अपनी 2018 की तमिल सुपरहिट फिल्म RX 100 के लिए जाने जाते हैं, वो नई फिल्म मंगलावरम लेकर आ रहे हैं। उन्होंने फिल्म को 1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर एक गांव आधारित एक्शन थ्रिलर बताया है। गदर 2 के निर्माताओं ने फिल्म का गाना खैरियत जारी कर दिया है। फिल्म में जीते की भूमिका निभा रहे अभिनेता उत्कर्ष शर्मा ने कहा कि यह फिल्म का पहला मूल ट्रैक है। गाना खैरियत इमोशन से भरा हुआ है। भोजपुरी फिल्म चाची नंबर 1 का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे यश कुमार महिला के लुक में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यश भी गोविंदा और कमल हसन के नक्शे कदम पर हैं। आयुष्मान खुराना स्टारर ड्रीम गर्ल 2 इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए 142 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। यही वजह है कि लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। हम जानते हैं मौसम का मिजाज। आज दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी वर्षा संभव है। ओडिशा, छत्तीसगढ़
के साथ साथ मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ हिस्सों, कोंकण, गोवा, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के भी कुछ हिस्सों, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भारी बारिश हो सकती है। बात करें पूर्वोत्तर की तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ दिल्ली, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश संभव है। आइए अब जानते हैं उन तमाम राज्यों के बारे में और देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं ब्रिटेन में स्काई डाइव के मनमोहक दृश्यों के साथ। जी, आज आकाश में 40 जांबाजों ने 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छलांग मारकर ब्रिटेन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।